नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है क्लास 11 की, उसका जो चैप्टर है चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना नाम से ही जाहिर है कि ये पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जो जानकारी है उसको उसके बारे में बात हो रही है। तो ये मुख्य रूप से ये भूगर्भ शास्त्र का टॉपिक हो जाता है। तो भूगोल में इसको जानने की ज़रूरत ये इसलिए पड़ती है कि भूगोल जो पृथ्वी पे हम जो भी पृथ्वी का विन्यास देखते हैं या पृथ्वी का जो भी स्वरूप हमको दिखता है, इस पे जो भी उच्चावच जो है, जैसे पहाड़, खाइयाँ हो गई, गार्ड्स हो गए, तो इन सबों का जो निर्माण होता है, इन सबों के निर्माण में पृथ्वी के अंदर जो क्रिया होती है, एंडोजेनेटिक फोर्स जो काम करता है, जिसको कि अंतर्जात बल कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के बाहर एक्सोजेनेटिक फोर्स, जिसको कि बहिर्जात बल बोलते हैं, ये काम करता है। तो इन उच्चावच का जो निर्माण होता है, ये इन क्रियाओं के द्वारा होता है। इसके अलावा मानव का जो जीवन है, जो हमारा जीवन है, ये एक तरीके से जो भौगोलिक जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो रहता है, तो उसके क्रियाकलाप उस पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो आंतरिक स्ट्रक्चर पे ही निर्भर करता है। अब आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। तो जाहिर है कि इतने नीचे तो जाना संभव ही नहीं है। तो हमें फिर पृथ्वी की अंदर की जो जानकारी है, उसकी जानकारी हमें दो तरीके से प्राप्त हो सकती है। ये जानकारी हमें या तो प्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त हो सकती है, या ये जानकारी हमें अप्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त हो सकती है। अगर प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें, प्रत्यक्ष जो स्रोत है, उसमें आपके सबसे पहले तो खनन के द्वारा जो खुदाई होती है, जो खनन के द्वारा चट्टानें मिलती हैं, उनसे ये पता लगाया जा सकता है कि इसका पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में 3 से 4 किलोमीटर के आसपास खुदाई की गई है और इनसे जानकारी मिलती है। अगर हम दूसरा स्रोत की बात करें तो दूसरा स्रोत जो है वो प्रवेधन है। प्रवेधन मतलब ये खुदाई से ही है, इससे संबंधित है। इसमें जो वैज्ञानिक हैं आजकल, ये दो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये एक तो है डीप ओसेन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है इंटीग्रेटेड ओसेन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इन दो प्रोजेक्ट के द्वारा जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके जानकारी जो इकट्ठा की जा रही है। तो इसमें जो है, जो अंटार्कटिक महासागर में एक एरिया है कोल, जहाँ पे कि 12 किलोमीटर के आसपास खुदाई की गई है, जिससे कि
इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और तीसरा आपका जो प्रत्यक्ष स्रोत है, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से जलवाष्प गैसें और जो लावा है वो बाहर आता है। तो ये लावा हालांकि एस्थेनोस्फेयर से ही बाहर आता है। तो और ये लावा से भी पृथ्वी के आंतरिक रिसोर्सेज आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। अगर हम अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें, अप्रत्यक्ष स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए प्रत्यक्ष स्रोत एक डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब ही डायरेक्ट होता है। तो आप जो चट्टानें, पृथ्वी से जो चट्टानें आ रही हैं, तो इन तीनों के माध्यम से पृथ्वी से चट्टानें मिलती हैं, जिसपे कि उससे पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। सॉरी। और जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट वे में, जैसे उल्का पिंड हो गया, तो उल्का पिंड का निर्माण भी उसी तरीके से हुआ है जैसे कि पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो उल्का पिंड अगर पृथ्वी पे आते हैं और उससे उसके उस पे रिसर्च किया जाता है, तो जानकारी मिल सकती है पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा जो पदार्थ के भौतिक गुण हैं, जिसमें कि तापमान, दाब और घनत्व है, इसके आधार पे भी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त हो सकती है। जैसे जितना हम नीचे जाते हैं, वो तापमान, दाब और घनत्व, ये तीनों चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष स्रोत के तीसरे स्रोत की बात करते हैं, तो तीसरा स्रोत जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जो कि केंद्र की दूरी के हिसाब से इनमें अंतर होता है कि ध्रुव पे ज्यादा होना और भूमध्य रेखा पे कम होना, ये केंद्र से दूरी के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा गुरुत्व बल जो है वो पदार्थ के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है। तो पदार्थ का द्रव्यमान अगर अलग होगा तो गुरुत्व बल भी उसमें विसंगति आएगी, अलग अलग जगह पे गुरुत्व बल जो है वो अलग अलग काम करेगा। तो इसके द्वारा भी पृथ्वी के अंदर के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। चौथा जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके द्वारा भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिल सकती है। इससे पृथ्वी का पता है कि पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति काम करता है। उसके केंद्र में लोहे की मात्रा है, जो कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें होती है। पांचवा अप्रत्यक्ष स्रोत है भूकंप। भूकंप, इन सारे स्रोतों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत की हम बात करें, इन सारे स्रोतों में भूकंप एक ऐसा स्रोत है जिससे पृथ्वी के आंतरिक संरचना की पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। और अगर हम भूकंप की बात करें, भूकंप बेसिकली क्या होता है, तो भूकंप पृथ्वी में कंपन जो है उसे कहा जाता है। अब ये पृथ्वी में कंपन कैसे होता है, तो पृथ्वी में दरारें होती हैं। और अगर हम भूकंप के बारे में बात करें, तो भूकंप जो है वो पृथ्वी में भ्रंश, पृथ्वी के भ्रंश में
प्रत्यास्थ ऊर्जा संचित रहती है और जब ये भ्रंश एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है तथा ऊर्जा तरंग के रूप में चारों दिशाओं में गति करती है। पृथ्वी में दरारें होती हैं, भ्रंश होता है जहाँ पे कि इलास्टिक एनर्जी स्टोर होता है। लेकिन पृथ्वी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पृथ्वी लिथोस्फीयर का जो पार्ट है, जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर होता है, वो बेसिकली प्लेट्स होती हैं। और प्लेट्स जैसे पता है कि 7 बड़ी प्लेटें हैं और बहुत सारी छोटी प्लेटें भी हैं। तो ये प्लेटें मूव करती हैं। जब ये प्लेटें मूव करती हैं तो नीचे जो ऊर्जा होती है वो बाहर की ओर निकलती है और भूकंप का कारण बनती है। अच्छा, जिस स्थान से भूकंप, जैसे मान लें कि ये पृथ्वी है, तो जिस स्थान पे कंपन होता है उसे फोकस कहा जाता है। और धरातल पे सबसे पहले ये जहाँ पहुँचती है उसे हम लोग जैसे ये ए पॉइंट पे मान लीजिए पहुँच रही है, तो इसे हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं। और अगर हम भूकंप तरंग के बारे में बात करें, भूकंप की जो तरंगे होती हैं भूकंप तरंग की बात करें तो भूकंप तरंग बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है भूगर्भिक तरंग और दूसरा होता है धरातलीय तरंग। भूकंप तरंग उसे कहते हैं जो फोकस होता है, जहाँ पे कि कंपन होता है, उसे भूगर्भिक तरंग कहते हैं। और भूगर्भिक तरंग और भूगर्भिक, इसमें P और S 2 तरंगे होती हैं। इसे प्राथमिक तरंग, ऐसे द्वितीय तरंग जो है वो कहा जाता है। और भूगर्भिक तरंग जब धरातल पे पहुंचती है तो धरातल के सैलों के साथ, जो धरातल के चट्टानें होती है उनके साथ इंटरेक्शन के बाद धरातलीय तरंग की उत्पत्ति होती है। ये तरंग जो है भूगर्भिक तरंग धरातलीय सैलों के साथ अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन भूगर्भीय तरंगों का धरातलीय तरंगों के साथ अन्योन्य क्रिया के बाद जो है वो धरातलीय तरंग उत्पन्न होती है, जिसको कि L से डिनोट किया जाता है। और अगर हम इन तरंगों की गति की बात करें तो P तरंगों की गति सबसे ज्यादा होती है और फिर S और फिर L तरंग की गति होती है, तथा P तरंग जो है वो ठोस प्लस द्रव प्लस ठोस तथा द्रव में गति करती है। और सेकेंडरी जो तरंग है ये सिर्फ ठोस में ही गति करती है। ये धरातलीय तरंग जो है ये धरातल पर ही
गति करती है तथा ये सबसे विनाशकारी होती है। इन तीनों तरंगों में सबसे ज्यादा विनाशकारी जो है वो एल वेव जो है, एल तरंग है, वो होती है। अब इस तरंग के अगर हम संचरण की बात करें, भूकंपीय तरंगों के संचरण की अगर हम बात करें, भूकंपीय तरंगों का संचरण, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे होता है कि तीनों तरंगे मूव करती हैं, तो जब ये तरंगे मूव करती हैं और अधिक घनत्व वाले पदार्थ में जब जाती है तो इनकी गति और बढ़ जाती है। और पी तरंग, पी तरंग में कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर होता है, जिससे पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन होता है तथा पदार्थ में संकुचन एवं खिंचाव होता है। ये पी तरंग के का जो संचरण है, ये जब चट्टानों में घूमती जो मूव करती है, तो ये इसकी जो दिशा होगी ना, ये बिल्कुल पैरेलल जाएगी। और इस पैरेलल के जाने से जो चट्टान होगा, उस चट्टान में कहीं प्रेशर पड़ रहा होगा और कहीं वो एक्सपेंशन, वो फैलाव हो रहा होगा। तो पी तरंग का जो की संचरण की प्रॉपर्टी है ये है। इसके अलावा बाकी जो भी तरंगे हैं वो बाकी तरंगों में कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समकोण पर होता है तथा ये पदार्थ में उभार एवं गर्त बनाती हैं। खासकर एस तरंग जो है, ये जब मूव करती है तो ये जो पार्टिकल है उसके एंगल पे कंपन की जो तरंग की दिशा होती है, कंपन की दिशा जो होती है तरंग की दिशा के संपूर्ण पे होता है। तो धरातल ऐसे है तो कंपन जो हो रहा होगा इस तरह हो रहा होगा, तो ये ऊपर और नीचे उभार और गर्त जो होता है, इसको ऐसे उभार और गर्त जो है ये उत्पन्न होता है। और अगर हम छाया क्षेत्र की बात करें, ये तो भूकंप की जानकारी हो गई। भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, भूकंप में कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है और उन तरंगों का जो संचरण है सॉरी, उसके बारे में बात होगी। अगर हम इसके छाया क्षेत्र की बात करें तो हम छाया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जनरली ये है कि ये पृथ्वी है और ये उसका कोण है। मान लीजिए यहाँ पे अगर भूकंप जो है वो आया हुआ है, तो ये छाया क्षेत्र जो है, चूंकि एस तरंग जो है वो द्रव्य में मूव नहीं करती है और कोर जो है वो बाह्य कोर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये एस वेव का छाया क्षेत्र हो गया। और अगर हम फिर
पी वेव के छाया क्षेत्र की बात करें तो अगर पी वेव का छाया क्षेत्र जो है वो कुछ इस ये पी वेव का छाया क्षेत्र हो जाएगा और ये एस वेव का छाया क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि एस वेव जो है वो लिक्विड में मूव नहीं करती है। तो अगर आप इन दोनों फिगर को देखेंगे तो आप 105 डिग्री से 145 डिग्री तक जो है वहाँ पे कोई भूकंप नहीं आता है, और फिर 145 डिग्री के बाद यहाँ कहीं 180 डिग्री होगा, तो फिर 145 डिग्री के बाद जो है वो पी वेव जो है वो दिखती है। तो इस हिसाब से एस वेव का छाया क्षेत्र जो है वो पी वेव के छाया क्षेत्र से ज़्यादा होता है। और अगर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो है वो कैसा होता है, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर हो गई। ये आंतरिक कोर का क्षेत्र हो गया, ये बाह्य कोर का क्षेत्र हो गया। ये जो क्षेत्र है इसको दुर्बलता मंडल कहेंगे। ये वाला 2900 किलोमीटर और ये जो क्षेत्र है ये 5100 किलोमीटर है। तो पृथ्वी के जो की संरचना है उसके 3 पार्ट हैं। पहला तो पार्ट है क्रस्ट। क्रस्ट जो कि सबसे ऊपर का हिस्सा हो गया। क्रस्ट जो है वो उसकी मोटाई अलग अलग जगहों पे अलग है। जैसे महासागरीय महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो ये 5 किलोमीटर ही है। इसके अलावा महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो 30 किलोमीटर है। और हिमालय के पास का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो क्रस्ट है वो 70 किलोमीटर माना गया है। तो सबसे ऊपर में क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल आता है। मेंटल की अगर हम बात करें तो मेंटल क्रस्ट के बाद 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपका मेंटल आता है। इसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल ये जो है 0 से 200 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। और ये फिर 200 से 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये दुर्बलता मंडल है, एस्थेनोस्फीयर इसको कहा जाता है। जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा है वो यहीं से आता है। उसके बाद फिर मेंटल जो नीचे है 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। मेंटल के नीचे बाह्य कोर और आंतरिक कोर है। बाह्य कोर जो है वो लिक्विड फेज में है और ये जो है आंतरिक कोर है ये ठोस अवस्था में है। तो यहाँ एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बाह्य कोर लिक्विड है और आंतरिक कोर सॉलिड है, क्यों? तो देखिए होता ये है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो टेम्परेचर और घनत्व जो है वो बढ़ता है। तो ये तो लिक्विड फेज में आ गया। इसके नीचे भी आने पे होता क्या है कि
टेम्परेचर तो बढ़ता ही है और घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है नीचे की, कि ये दूसरे मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जो है, दूसरे पदार्थ की दूसरी अवस्था में ये परिवर्तन नहीं कर पाता है और ये सॉलिड के अवस्था में ही रहता है। तो मुख्य कारण यही है कि घनत्व इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण कि ये पदार्थ की दूसरी अवस्था में इसका परिवर्तन जो है वो नहीं हो पाता है। तो एक चीज़ इसमें मिस हो गया, भूकंप वाले में अगर हम बात करें भूकंप के प्रकार की, तो भूकंप माफ कीजिएगा, भूकंप एक तो विवर्तनिक प्रकार का होता है, जो टेक्टोनिक, जो प्लेटें बताई हैं, प्लेटों के खिसकाव के साथ जो भूकंप आते हैं। दूसरा जो है वो ज्वालामुखी जन्य भूकंप होता है, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण होता है। तीसरा जो है वो नियत, इसको कोलैप्स अर्थक्वेक कह सकते हैं, जो खदानों में जब खुदाई होती है तो कभी कभी इस तरह का भूकंप जो है वो आता है। इसके अलावा अगर हम बमों का विस्फोट जब करते हैं तो भी भूकंप जो है वो उसके आने के चांस होते हैं। और आखिरी है बांध जनित भूकंप। तो भूकंप के ये 5 प्रकार हैं जो कि एनसीईआरटी की किताब में